नमस्कार दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमने यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के लिए यह कोर्स बनाया है, ठीक है। उसमें पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में भाषा विज्ञान से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका कुल अंक 50 होता है। 50 अंकों के यह 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15, 15, 20, 18, 18, 16 इस तरह से करके 3 प्रश्न 50 अंक ये पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाषा विज्ञान एक काफ़ी आसान प्रश्न होता है यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं होता है, एकदम कुछ प्रश्न है, बस उनके उत्तर आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेने हैं और प्रश्न उन्हीं में से आएंगे। उसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आता है, उसके बाहर से कोई प्रश्न आता ही नहीं है। अतः यह काफ़ी आसान हो जाता है। आपके पास भाषा विज्ञान को कठिन बनाने के लिए एक तरीका है कि आप भाषा विज्ञान को से संबंधित कोई पुस्तक मंगवा लें, ठीक है, और उस पुस्तक को पूरे अच्छे से पढ़ें, उस पुस्तक से नोट्स बनाएं। ये नोट्स भी काफ़ी भारी भरकम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो भाषा विज्ञान को अपने लिए थोड़ा कठिन बना सकते हैं, ठीक है। परंतु वो विद्यार्थी जो इस ऑप्शन से खुश नहीं है, जो चाहते हैं कि भाषा विज्ञान उनके लिए आसान हो तथा उनको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक दिलाए, वो उन्हें पुस्तक की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। देखिए, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के लिए उन्हें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें अंक लाने के लिए आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं कदापि आपको पुस्तक खरीदने अथवा उसे पढ़ने से मना नहीं करूंगा। परंतु देखिए दोस्तों, प्रश्न सीमित हैं, सीमित प्रश्नों के आपको बेहतरीन उत्तर तैयार करने हैं बस। अगर इस बात को ध्यान में रख करके आप तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन काल आपके लिए है। आप हमेशा नई नई पुस्तकें मंगा करके पढ़ते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ भाषा विज्ञान की ही पुस्तकें पढ़ें, ठीक है, आप और भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। परंतु यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल में अंक लाने के लिए यह वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य पुस्तक, वीडियोज, पीडीएफ्स इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से कराए गए हैं। प्रश्नों से संबंधित उत्तर में आपको क्या क्या बिंदु इंक्लूड करने चाहिए वो सभी बताया गया है, और कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो सिर्फ लिखा गया और उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आप सिर्फ इस वीडियो श्रृंखला को फॉलो करें। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो श्रृंखला को फॉलो करेंगे, प्लस आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे, साथ में जो भी आपको स्लाइड्स में बताया गया है उसे आप नोट डाउन करेंगे, साथ में मैं यदि एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बिंदु बताता हूं तो उन्हें भी आप लिखेंगे। इस तरह से वीडियो श्रृंखला पूरी करते करते आपके पास एक बेहतरीन नोट्स भाषा विज्ञान का तैयार होगा, और जो भी बिंदु आपने लिखे होंगे वो आपको अच्छे से समझ में भी आते होंगे, ठीक है। तो यह नोट्स आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा विज्ञान। दोस्तों, सर्वप्रथम जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वह है भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में आपको बताना होगा। तो देखिए, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय में कई विद्वानों ने कई सिद्धांत दिए हैं। जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनको मूलतः हम 2 मार्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम मार्ग है प्रत्यक्ष मार्ग तथा द्वितीय मार्ग है परोक्ष मार्ग, ठीक है। प्रत्यक्ष मार्ग के अनुसार हम क्या करते हैं कि भाषा की जो आदिम अवस्था है, अर्थात प्रारंभ में भाषा की जो अवस्था है उससे प्रारंभ करते हैं तथा बढ़ते 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 हम आज की विकसित दशा तक पहुंचते हैं। यह है भाषा का प्रत्यक्ष मार्ग। तथा दूसरा मार्ग है परोक्ष मार्ग। भाषा की उत्पत्ति को समझने का जो परोक्ष मार्ग है उसमें हम वर्तमान की जो विकसित अवस्था है भाषा की, उससे प्रारंभ करके आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
परोक्ष मार्ग के विषय में आपको मैं बता दूं कि यह अब केवल पुस्तकों तक सीमित है। अब इसे अत्यधिक महत्ता नहीं दी जाती है, अत्यधिक महत्ता दी जाती है प्रत्यक्ष मार्ग को। तो प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत मूलतः भाषा की उत्पत्ति के विषय में 5 सिद्धांत हैं। एक है दैवी सिद्धांत, दूसरा है संकेत सिद्धांत, तीसरा है धातु सिद्धांत, चतुर्थ है अनुकरण सिद्धांत तथा 5वां है आवेग सिद्धांत। दैवी सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत तथा आवेग सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दैवी सिद्धांत क्या है? दैवी सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति जो है वह ईश्वर द्वारा हुई है। ठीक है, जितने भी धर्म हैं वह अपने उनकी धर्म की जो मूल पुस्तक है उसमें यही मानते हैं कि ईश्वर ने भाषा की उत्पत्ति की है, अर्थात ईश्वर ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तब से ही पूर्ण विकसित भाषा उन्हें प्रदान कर दी, ऐसा धार्मिक पुस्तक दावा करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि दैवीम वाचम जनन्य देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। दैवीम वाचम जनन्य देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति, अर्थात देवों ने वाणी को उत्पन्न किया तथा सब प्राणी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत दैवी सिद्धांत। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत वो है संकेत सिद्धांत। देखिए, संकेत सिद्धांत के जो सर्वप्रथम विचारक हैं उनका नाम है रूसो। ठीक है, रूसो के अनुसार प्राचीन समय में आदिम मानव अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए आंगिक संकेतों का प्रयोग करता था, अर्थात हाथ हिला करके, मुंह से अलग अलग तरीके के संकेतों द्वारा वह बताता था कि मुझे भूख लगी है या चलो शिकार करते हैं आदि। ठीक है, परंतु बाद में इन आंगिक संकेतों को उसने बदल दिया ध्वन्यात्मक संकेतों के द्वारा। ठीक है, जैसे कुछ भी आवाज हुआ, जैसे चलो शिकार करने जाना है तो उन्होंने हो सके ऐसा आवाज बनाया होगा आ, या फिर चलो से मतलब कोई हमला हुआ है उन पर तो ऐसा कुछ ध्वनि बनाया होगा ऊ, कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे उसके बारे में पता नहीं है वो किन संकेतों का प्रयोग करते थे, परंतु आंगिक संकेतों के स्थान पर उन्होंने ध्वन्यात्मक संकेतों को इस्तेमाल करने लगे अपने मनोभावों व विचारों को प्रकट करने के लिए। अब देखिए, जैसे शिकार के लिए आ बोलना है या हमला हुआ है तो ऊ बोलना है, इस पर अगर मैं मानता हूं कि मैं शिकार पर बोलूंगा आ और दूसरा कोई मनुष्य है वो बोलेगा कि मैं शिकार पर बोलूंगा ई, तो फिर तो मेरे और उस मनुष्य के बीच में वार्तालाप नहीं हो सकते हैं। मैं अपने विचार उसके समक्ष प्रकट नहीं कर सकता हूं तथा वह मनुष्य मेरे समक्ष अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है। तो देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें समान संकेत चाहिए। किसी एक भाव अथवा विचार को प्रकट करने के लिए जो संकेत होना चाहिए, चाहे वो आंगिक हो चाहे ध्वन्यात्मक हो, वह संकेत समान होना चाहिए। अतः यह जो कार्य था, संकेतों को का निर्धारण करने का कार्य मनुष्य आपस में मिल करके किया, आदान प्रदान द्वारा तथा सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्थान द्वारा। फिर क्या हुई? भाषा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं ध्वन्यात्मक संकेतों से आगे चल करके भाषा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यह है संकेत सिद्धांत, इसके विचारक हैं रूसो। अब हम तीसरे सिद्धांत के विषय में बात करेंगे, यह है धातु सिद्धांत अथवा अनुरणन सिद्धांत। धातु सिद्धांत अथवा अनुरणन सिद्धांत, और इसके मूल विचारक प्लेटो हैं। ठीक है, बाद में मैक्स मूलर महोदय भी इसमें जुड़ गए हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन है। क्या है स्वाभाविक प्रतिभा मनुष्य की? तो प्रारंभिक मानव में एक सहज शक्ति थी। ठीक है, वह शक्ति उसे पहले से मौजूद थी उसके अंतर्गत कि जब वह किसी भी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता था तब उससे उत्पन्न ध्वनियों का प्रभाव उस पर पड़ता था और उस ध्वनियों के आधार पर उसने 400-500 के लगभग में मूल धातुओं का निर्माण किया। जैसे धातु ये हो गए, जैसे गम धातु, ठीक है, पठ धातु, इस तरीके के धातुओं का उसने निर्माण किया और इन धातुओं से ही आगे चल करके भाषा का निर्माण हुआ। जैसे गम
धातु से गमन संज्ञा बन गई, गति ये सब बन गया, फिर गच्छति क्रिया बन गई। तो धातु सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा का निर्माण हुआ है वह धातुओं से हुआ है। सबसे पहले विभिन्न बाह्य वस्तुओं को देखकर मनुष्य ने क्या बनाया, धातु बनाया, और उन धातुओं से ही आगे चल करके अलग अलग शब्द बने और उन शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। तो यह है धातु सिद्धांत। मुख्य विचारक प्लेटो तथा मैक्स मूलर महोदय। अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत का नाम है अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, इसके जो विचारक हैं वो है हिटनी, पॉल तथा हर्डर महोदय। ठीक है, हिटनी महोदय, पॉल तथा हर्डर महोदय अनुकरण सिद्धांत के विचारक हैं। अब देखिए, जब एक ही विषय को एक्सप्लेन करने के लिए दो सिद्धांत आते हैं तो मूलतः दोनों सिद्धांतों के विचारक एक दूसरे का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, हास्य करते हैं। तो मैक्स मूलर महोदय ने अनुकरण सिद्धांत का उपहास करते हुए इसे भौं भौं सिद्धांत का नाम दिया है। भौं भौं क्या है आपको पता है दोस्तों? भौं भौं कुत्ते की बोली का सूचक है। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं। ठीक है, तो मैक्स मूलर महोदय ने इसे भौं भौं सिद्धांत का नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए अनुकरण सिद्धांत कहता क्या है वो हम समझते हैं। अनुकरण सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने जड़ चेतन सभी पदार्थों का अनुकरण करके कुछ शब्द बनाए। देखिए धातु सिद्धांत में क्या था, पहले कुछ धातु बनाए और धातु से फिर आगे चल करके शब्द बने। परंतु अनुकरण सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि सभी जड़ चेतन पदार्थों का अनुकरण करके सीधे हम क्या बनाते हैं, कुछ शब्द बनाते हैं और फिर उन्हीं शब्दों से अन्य शब्दों का निर्माण तथा भाषा का विकास होता है। ठीक है, अब जैसे बिल्ली क्या बोलती है? बिल्ली बोलती है म्याऊं। तो म्याऊं से हमने म्याऊं सुन करके हमने एक शब्द बना लिया म्याऊं, और आगे चल करके हम इससे अन्य शब्द बनाएंगे। जैसे बिजली गिरती है तो तड़ तड़ की आवाज होती है। ठीक है, तो तड़ तड़ नामक हमने शब्द बना लिया और इससे हम आगे चल करके इसे भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तड़तड़ाना। ठीक है, या फिर गरजना या दहाड़ना या चहकना, चहचहाना, हिनहिनाना इत्यादि शब्द हमने सीधे जड़ चेतन पदार्थों का अनुकरण करके बनाया और इन शब्दों से ही हम अन्य शब्द तथा भाषा का विकास करते हैं। तो यह है अनुकरण सिद्धांत। इसके विचारक हैं हिटनी, पॉल तथा हर्डर महोदय। अब हम अगले सिद्धांत के ओर चलते हैं। यह सिद्धांत है आवेग सिद्धांत। दोस्तों, आवेग का अर्थ होता है भाव, आवेश, भावावेग। जैसे हर्ष। ठीक है, कोई मनुष्य काफी खुश है तो वह खुशी में या फिर काफी शोक में है या क्रोधित है या विस्मय है, उसे आश्चर्य है हो चुका है किसी कारण से, या वह किसी से घृणा करता है। तो इन आवेगों के अंतर्गत कोई मनुष्य अचानक से किसी भी शब्द इत्यादि की उत्पत्ति करता है, किसी भाव की उत्पत्ति करता है, ध्वनि की उत्पत्ति करता है। जैसे दुख के समय में शोक होता है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सुनते ही इंसान बोलता है हाय यह क्या हो गया। या किसी से घृणा होती है तो उस पर हम, किसी से घृणा हो रही है तो हम उसे बोलते हैं धिक। ठीक है, या हम बोलते हैं आह, खुश होकर के हम बोलते हैं आह। ठीक है, जैसे अचानक से आपको आपकी पसंदीदा आइसक्रीम मिल जाए तो आप उसे खाकर बोलते हैं आह। ठीक है, तो ये आह, हाय, धिक जो विभिन्न आवेग यानी शोक, हर्ष, क्रोध, विस्मय, घृणा के अंतर्गत उत्पन्न हुए हैं, इनसे ही आगे चल करके भाषा का विकास होता है। इस सिद्धांत को हम कहेंगे आवेग सिद्धांत। जैसे धिक, धिक से आगे चल करके बनेगा धिक्कार करना। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में दो मार्ग हैं, प्रत्यक्ष मार्ग तथा परोक्ष मार्ग। परोक्ष मार्ग को सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ही उसे पढ़ा जाता है, और प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, उन 5 सिद्धांतों को हमने देखा। देखिए, हम आज तक भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं हो सके हैं कि आवेग सिद्धांत के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति हुई है या अनुरणन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत कैसे हुई है, इस पर हम एक मत नहीं हो सके हैं। अतः हमें इन 5 सिद्धांतों के विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है।